टनल का अंत है। मैंने कभी भरोसा नहीं किया था उस फिनोमेना पर जो लोग कहते हैं कि टनल के अंत में लाइट होती है। ये बहुत रेयर चीज़ों में से एक है। जब लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस से उठते हैं और बोलते हैं कि उन लोगों ने लाइट देखी, पूरे पसीने में लटपट हुए, और यहाँ मैं उसी टनल में हूँ। लेकिन मैं मरा कैसे? मेरे को जो आखिरी चीज़ याद है कि मैं अपने रूम में अकेला था और सिटी को ऊपर से देख रहा था, और फिर मेरी बॉडी हैवी फील होने लगी। क्या मुझे पॉइजन दिया गया? क्या मेरे को असैसिनेट किया गया? सोचो गिरे, सोचो। बहुत सारे लोग मेरे को मरा हुआ देखना चाहते थे क्योंकि मैं राजा था। मैं जितना अपने डेथ के बारे में जानना चाहता हूँ उतना ही मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे वो शिकार है। तभी एक आवाज़ आती है, मुबारक हो, आपको एक हेल्दी बेबी बॉय हुआ है। क्या मेरा भी जन्म हुआ है? तभी एक और आवाज़ आती है, उसे पकड़ो डियर, मैं उसे नहीं देख पा रहा। मतलब वो टनल के अंदर की लाइट एक औरत से आ रही थी? नहीं, ये जरूरी नहीं है। फिर आवाज़ आती है, यह सुंदर है, इसके तुम्हारे जैसे बाल है। मैं कहीं भी हूँ, लेकिन मुझे इनकी लैंग्वेज समझ आ रही थी। यह एक अच्छा साइन है। एक प्यारी मुस्कुराहट जो कि ममता को दर्शा रही थी। मैं बस ये सोच रहा था कि ये कितनी सुंदर और चार्मिंग है। तभी एक और आवाज़ आती है, इसके तुम्हारे जैसे आँख है। शार्प ब्राउज और स्ट्रॉन्ग जोस। मुझे लगता है ये आदमी स्ट्रिक्ट और सीरियस है। तभी वो आदमी बोला, हाय छोटे आर्ट, मैं तुम्हारा डैडी हूँ, क्या तुम मुझे दादा कह सकते हो? आर्ट की माँ कहती है, रे वो बस अभी आया है इस दुनिया में। रहने दो, मेरी सराउंडिंग नॉर्मल थी। हाँ, वो क्या है? आखिर मैं कहाँ हूँ? वीक्स जल्दी निकल गए। खैर, मेरी माँ एलाइस जेंटल और काइंड हार्टेड पर्सन है, और मेरे पापा रेनोल्ड्स एक डिपेंडेबल और चार्मिस्टिक पर्सन है। अगर उनके चाइल्डिश बिहेवियर को कभी कभी इग्नोर कर दिया जाए तो। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक अच्छे घर में जन्म लिया है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जो मैं विश करता हूँ मेरे दुश्मनों को भी ना आए। मेरे लिम्स पे मेरी कमांड और इनएबिलिटी अपने बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने की, जो कि इस शरीर के साथ आ गई है। सालों की मेरी सोच एक किंग की तरह और एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव की तरह और एक होप कि ये सब एक सपना है, मुझे पागल होने से बचा रही थी। ऐसा लगता है कि मैं पास्ट में ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ। लेकिन क्या लोग हमेशा वेपन कैरी करते थे पास्ट में? और ये मुझे लगता है कि लिक्विड शायद से मेडिसिन है जो कि लीगली बेचा जा रहा है। एलाइस बोलती है, मेरा छोटा आर्ट टायर्ड हो गया है, क्यों ना अब हम घर चले? मेरी पिछली ज़िंदगी में मैं राजा था। मैंने आर्मीज़ को लीड किया है, दूसरे कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से लड़ाई भी की है, लेकिन मेरी जितनी भी अकम्पलिशमेंट्स है उन पे मुझे इतना गर्व नहीं हुआ जितना मुझे आज हो रहा है। मैं अब घुटने के बल चल सकता हूँ। एलाइस, रे ध्यान रखो वो अपने सिर को कॉर्नर में ना मारे रे, और तुम उसे सेल्फ के पास जाने से रोको। वाह देखो, आर्ट अपने आप को मिरर में देख रहा है। अब महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मैं अपने नए नाम से यूज़ नहीं हुआ। जैसे कि मैं फॉर्मर किंग हूँ। आर्ट मेरे लिए थोड़ा सा क्यूट नाम है, लेकिन जैसे मैं अपने आप को अभी देख रहा हूँ मुझे लगता है मैं बहुत अडोरेबल हूँ। फ्यूचर की लड़कियों, ध्यान रखना, अपना दिल तोड़वाने के लिए तैयार रहो। एलाइस, अच्छे से सोना मेरे प्यारे आर्ट। अब जैसे कि एलाइस को लगता है मैं सो चुका हूँ, मेरे पास लगभग 1 घंटा है जब वो फिर से चेक करने आएगी। मंजिल करीब है, फुल स्पीड, लेट्स गो। सक्सेस। जब से मुझे इस प्लेस का पता चला है मैं हर रात यहाँ आता हूँ इस वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए। डिक्टेन, वो कॉन्टिनेंट जहाँ मेरे जन्म हुआ है। हाँ, वो 3 मेजर किंगडम से कंप्राइज है। एलिनोर, द किंगडम ऑफ एल्व्स, डर्व, द किंगडम ऑफ ड्वार्फ्स, और स्पेन, इंसानों का किंगडम। जैसे मेरे पिछले वर्ल्ड में मोनार्क सिस्टम था वैसे ही इस वर्ल्ड में भी है, लेकिन इस वर्ल्ड में रूलरशिप पास डाउन होती है, ना कि कमाई जाती है। और ये वर्ल्ड मेरे पिछले वर्ल्ड के मुकाबले बहुत अंडर डेवलप्ड भी है, और उसका रीज़न है मैजिक। मेरे को लगता है मैंने इधर ही छोड़ा था। मेरे पिछले वर्ल्ड में लाइफ फोर्स होती थी जिसे हम की कहते थे, और यहाँ भी एक सिमिलर फोर्स है जिसे माना कहते हैं, लेकिन जो सिर्फ बॉडी में होती है, माना हर जगह होती है। माना को कंट्रोल करने की पावर जेनेटिकली आती है। 100 में से 1 बच्चा इसे कंट्रोल कर पाता है, लेकिन माना वेरियस
वे में यूज़ हो सकती है। दो कॉमन मेथड है, आर्गुमेंटिंग एंड कंजरिंग। आर्गुमेंटिंग से हम अपनी बॉडी एनहांस कर सकते हैं, लेकिन उनकी वीकनेस, उनकी लिमिटेड रेंज होती है। कंजरिंग से हम माना आउटसाइड वर्ल्ड में एमिट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी माना कोर को आउटसाइड माना से भरना पड़ेगा एक स्पेल फॉर्म करने के लिए। मेरी माँ एक डेविएंट है, सही बोलूँ तो एक एमिटर। ये एक रेयर टाइप होती है जो कि हीलिंग मैजिक यूज़ कर सकती है। एक मेज की अवेकनिंग एडोलसेंस और लेट टीनेज ईयर्स में होती है, जब उनके माना कोर मैनिफेस्ट हो जाते हैं। माना कोर मेरे को सिमिलर लगता है की सेंटर से। मेरी अर्ली लाइफ में की सेंटर के लिए बच्चों को मेडिटेशन सिखाते थे और फ्रैगमेंट्स को कलेक्ट करना सिखाते थे जो कि बॉडी में स्कैटर्ड है। मेरे को लगता है ये काम कर रहा है। हाँ, ये काम कर। एलाइस, यहाँ हो तुम 8? मेरे को टेंशन हो रही थी। ओ हनी, तुमको ट्रैवल हो रही है। मदर, मैं अपनी जर्नी शुरू करने वाला हूँ ग्रेटेस्ट मेज बनने की। ऐसा मत बोलो। मुझे लगता है तुम्हें कोई ट्रैवल नहीं हो रही है। आओ तुम्हारा डायपर चेंज करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि 8 को माना और माना कोर के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। तो अब आगे चलते हैं। एलाइस सोच रही होती है कि अब कम से कम 2 साल हो चुके हैं, उसे अपने बेबी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है और वो इस कंक्लूजन पर पहुंच चुकी है कि 8 सबसे ज़्यादा अडोरेबल बच्चा है। उसके लिटिल पैच ऑरेंज हेयर और एजुरन आइज जो उसकी तरफ देखती है, मतलब वो खुद के बेबी की तारीफ कर रही होती है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑरेंज जो कि उसके बाल के कलर है और एजुरन मीन्स स्काई ब्लू जो कि उसके आइज के कलर है। वो आगे बोलती है कि उसे एक डिपेंडेबल और स्ट्रिक्ट मॉम बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका बच्चा मुसीबत में आ जाएगा। और वो ऐसा भी कहती है कि उसे रे जो कि उसका पति है, ऑब्वियसली सबको पता है, उससे कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी तरफ रे 2 साल के छोटे 8 को ट्रेनिंग करवा रहा था जो कि उसके माँ ने देख लिया। वो इस जर्नल में आगे लिखती है कि उसने नोटिस किया कि 8 को स्मॉल मर्चेंटाइज में जाना बहुत पसंद है। तो ग्रोसरीज की शॉपिंग करने के लिए जो कि वो वीक में 1-2 दिन जाती थी, अब उसे डेली जाना पड़ रहा है। वो ऐसा कहती है कि वो 8 को ये सब करके बिगाड़ नहीं रही, वो बस फ्रेश फूड और एजुकेशन पर्पस के लिए बस डेली जाती है ग्रोसरीज की शॉपिंग करनी। आप लोगों को पता है और मेरे को पता है कितनी सच्ची बात है। वो आगे लिखती है कि 8 इतनी जल्दी बढ़ रहा है, पता नहीं वो बड़ा होकर कैसा होगा। और वो बताती है कि रे जो कि उसके पिता है, 8 के पिता है, एलाइस के नहीं, उसे पूरा विश्वास है कि 8 भी एडवेंचरर बनने की कोशिश करेगा और उसकी आदत स्टडी रूम में जाने की। तो उसके पास सिर्फ एक ही इलाज है कि 8 के क्राइब को वो स्टडी रूम में शिफ्ट कर दे। और इसी के साथ एलाइस की जर्नल बंद हो जाती है। अब हम देखते हैं 8 को जो कि उसके डैड की ट्रेनिंग देख रहा था विंडो से और सोच रहा होता है कि 2 साल बीत गए हैं जब से मैंने अपनी ये नई जर्नी स्टार्ट की है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है नई चीज़ें सीखने में। और फिर रे चैंटिंग करना शुरू कर देता है। फिर 8 सोचता है कि रे कुछ मिनट से चैंटिंग कर रहा है और कॉन्सेंट्रेशन भी कर रहा है, और तभी देखता है कि अचानक से कुछ पत्थर ऊपर उठने लग जाते हैं और वो चौंक जाता है और ये देखकर बोलता है, ओह, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पिता कौन सा वंडरफुल फिनोमेना करने वाले हैं। ये तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे रे अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे देख के 8 हैरान हो जाता है। अब आगे तो रे पत्थर को ऊपर उठा तो लेता है लेकिन वो कुछ अटैक नहीं कर पाता और सारे पत्थर नीचे गिर जाते हैं। और ये देख के 8 और शौक में चला जाता है और रे 8 की तरफ देख के बोलता है कि 8 तुम्हारे पापा औसम है ना। 8 सोचता है कि 3 मिनट की कंसंट्रेशन ऐसा काम करने के लिए जो बिना किसी कंसंट्रेशन के लेस एफर्ट के अंदर इससे अच्छा हो जाता है। एलाइस 8 को बोलती है क्या तुम अपने पापा को देख रहे हो, और रे ने फिर से फ्रंट यार्ड खराब कर दिया। फिर हम देखते हैं रे फ्रंट यार्ड साफ कर रहा होता है और 8 और एलाइस उसे देख रहे होते हैं। फिर 8 बोलता है कि उसे बहुत जल्दी पता चल गया कि उसके पापा आर्गुमेंटर है और बोलता है कि पता नहीं मैं क्या बनूंगा जब मेरा कोर अवेकन हो जाएगा। हम देखते हैं रे अब फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा होता है और ये सब 8 और एलाइस देख रहे होते हैं। फिर 8 पीछे मुड़ता है, तब उसे डर लगने लगता है और वो डर के नीचे उतर रहा होता है। तभी एलाइस उसे देख लेती है और बोलती है 8 तुम्हारी आंखें बंद आधी बंद क्यों है।
क्या तुम्हें नींद लग रही है? चलो सोने चलो। लेकिन आपको पता है, मेरे को पता है, आर्ट की आंखें इसलिए बंद थी आधी क्योंकि उसको डर लग रहा था नीचे उतरने से। फिर आगे हम देखते हैं कि आर्ट एक बुक रूम मतलब स्टडी रूम के सामने जाता है और वो एलाइस को बोलता है, माँ माँ बुक्स बुक्स। एलाइस बोलती है, नहीं बेटा अभी तो सोने का समय है, बुक्स शायद से कभी और। फिर आर्ट बोलता है, मेरे पास अब कोई और चॉइस नहीं बची। फिर आर्ट एकदम मासूमों वाला चेहरा बना लेता है और एलाइस उसे देखकर एकदम मतलब पिघल जाती है और वो कुछ कर नहीं पाती और आर्ट को बोलती है, चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ स्टडी रूम के अंदर। और एलाइस खुद को बोल रही होती है कि मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट मॉम नहीं बन पाई और बच्चों को तो खेलना ही चाहिए इस उम्र के अंदर। फिर आर्ट बोलता है, एक वॉरियर को अपने सारे वेपन्स का यूज़ करना चाहिए, जो भी उसके आर्सेनल में हो। फिर एलाइस कुछ देर आर्ट को देखती है और फिर एक आवाज़ आती है और वो बोलती है, ओह नो, तुम्हारे पापा ने एक और ट्री को नॉक नहीं कर दिया हो। मैं अभी आती हूँ आर्ट। फिर आर्ट बोलता है कि उसकी बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट्स इस दुनिया की नॉलेज लेने के अलावा उसके माना कोर में प्रोग्रेस है। उसने ये 2 साल माना फ्रेगमेंट्स को इकट्ठा करने में लगा दिया और बोलता है कि मुझे दिख रहा है कि ये अडोलसेंस तक का टाइम क्यों लेता है। ये बहुत धीरे धीरे सेंटर में आता है, प्लस ये बहुत थकाने वाला काम है बॉडी और माइंड दोनों के लिए। ये 2 साल ख़राब नहीं गए, मैं लगभग वहाँ पहुँच चुका हूँ। और फिर हम देखते हैं रे जो कि एक ट्री उठा रहा होता है और आर्ट की आवाज़ आती है कि बस एक आखिरी पीस, और बूम, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रे एलाइस को ब्लास्ट से बचाता है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है और रे एलाइस को उस धमाके से बचा लेता है। अब आगे रे बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना हनी, लेकिन एलाइस चिल्लाती है, आर्ट आर्ट अभी भी वही है। और ये सुनकर रे जल्दी से घर की तरफ भागता है और कुछ चीज़ों को हटाता है जो कि घर गिरने की वजह से नीचे गिर चुकी होती है, और कुछ देखता है और चैन की सांस लेता है। फिर पीछे से एलाइस आती है और बोलती है कि क्या हुआ रे, कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? रे खुद से ही कह रहा होता है कि ये कोई मजाक है क्या, और कहता है कि वो अभी तक 3 साल का भी नहीं हुआ और फिर हम देखते हैं आर्ट को जो कि हवा में उड़ रहा होता है और नीचे आता है और मन में बोलता है कि ऐसा लगता है माना कोर अवेकन होने से ये पेड़ भी मुझे ज़्यादा हरे दिख रहे हैं। और फिर उसका ध्यान सराउंडिंग्स पर जाता है और वो बोलता है कि ये क्या हुआ, हम पे कोई अटैक हुआ है? किसकी इतनी हिम्मत एक किंग के घर को डिस्ट्रॉय करने की? और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आर्ट एक रूम में है और बुक पढ़ रहा है और बोलता है कि घर को रिबिल्ड करने के अलावा बहुत कुछ हो चुका है इस 1 साल में। मतलब कि अब आर्ट को अपना माना कोर अवेकन किए 1 साल बीत गए होते हैं। एलाइस उसे अब पढ़ना और लिखना सिखा रही है और उसने बेसिक्स ऑफ माना मैनिपुलेशन एंड आर्गुमेंटेशन सीख लिया है। सबसे पहले हमने बॉडी वर्कआउट किया क्योंकि ये बॉडी बहुत छोटी है और ज़्यादा समय नहीं बीता था जब फादर ने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट करा दी और मुझे एक वुडन स्वॉर्ड भी गिफ्ट किया 3rd बर्थडे पर। फिर हम देखते हैं रे को जो आर्ट को बता रहा होता है कि उसे अपना माना फ्लो उसकी ब्रीथिंग से मैच करना होगा और बताता है कि जैसे तुम्हारे पास एक दिल है वैसे ही अब तुम्हारा माना कोर भी तुम्हारा एक ऑर्गन है। आर्ट मन में सोच रहा होता है कि क्या कोई 4 साल का बच्चा ऐसे इंस्ट्रक्शन समझ पाएगा। फिर हम देखते हैं आर्ट और रे की स्पैरिंग और रे बोलता है कि चलो मेरे को लगता है तुम कर सकते हो, और आर्ट मन में बोलता है कि ये मेरे को रेस्ट नहीं करने देगा जब तक मैं कर ना लूँ और मेरे पास सिर्फ थोड़ा टाइम है पढ़ने का डिनर से पहले। और फिर हम देखते हैं कि आर्ट एक स्विंग करता है और रे के हाथ की स्टिक टूट जाती है और आर्ट बोलता है, क्या अब मैं पढ़ने जा सकता हूँ? रे कहता है हाँ जाओ। फिर आर्ट अपने मन में बोलता है कि इस वर्ल्ड में स्ट्रेंथ को माना कोर के कलर से मेजर किया जाता है। पहले माना कोर ब्लैक होती है, बॉडी की इम्प्योरिटीज जो कि मिक्स होती है माना कोर से, और माना कोर और प्योर होती जाती है जैसे जैसे इम्प्योरिटीज कम होती है। और उसका ऑर्डर है ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, सिल्वर एंड वाइट। हर स्टेज 3 शेड्स में है, ब्लैक, सॉलिड और लाइट। जितना लाइट माना कोर उतना ही प्योर और स्ट्रॉन्ग वो होता जाता है। एलाइस की आवाज़ आती है, आर्थर खाना खाने का समय हो गया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एलाइस और रे जो कि आर्ट को देख रहे होते हैं और आर्ट मन में बोलता है कि क्या मुझे इस घर में थोड़ा टाइम अलोन नहीं मिल पाएगा, पता नहीं मैं कब याद कर पाऊंगा। रे बोलता है कि हनी शायद से अब हमें आर्थर के लिए प्रॉपर टीचर लाना पड़ेगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि रे एलाइस से कहता है कि अब आर्ट को एक टीचर की जरूरत है। अब आगे एलाइस कहती है वो अभी सिर्फ 4 साल का है रेनॉल्ड्स, और तुमने कहा था तुम मुझे सिखा सकते हो। फिर रे कहता है बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आर्ट एक माना मैनिपुलेशन प्रोडिजी है। मैं उसके पोटेंशियल को होल्ड बैक नहीं करना चाहता।
और हम आगे देखते हैं कि एलाइस बोलती है कि वो अपने बच्चे को किसी भी सिटी में नहीं भेजेगी जो कि हंड्रेड्स ऑफ माइल दूर है। और रे कहता है कि एक्सेस सिर्फ एक सिटी नहीं है और मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे दोस्त उसका ख्याल रखेंगे। और इनकी ऐसी ही तू में चलती रहती है और आर्ट ये देखता रहता है। और अचानक से ये दोनों आर्ट की तरफ देखते हैं। रे बोलता है कि आर्ट तुम्हें भी कुछ कहना पड़ेगा इसमें, क्या तुम बड़ी सिटी जाना चाहते हो और एक असली टीचर पाना चाहते हो? और आर्ट मन में बोलता है, एक सेकंड, ये मेरे को डिसाइड करने दे रहे हैं? क्या ये 4 साल के बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? और फिर आर्ट रे और एलाइस से बोलता है, क्या आप दोनों भी मेरे साथ नहीं चल सकते? फिर रे और एलाइस एक दूसरे को देखते हैं और आर्ट मन में बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या मेरे सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड थे? और फिर हम देखते हैं रे और एलाइस हंस रहे होते हैं और रे कहता है कि मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि हम साथ भी तो जा सकते हैं। और एलाइस बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मेरे सामने आर्ट का टेस्ट होगा और वो सेलेक्ट होगा और अपने टीचर से मिलेगा। और रे चिल्ला कर बोलता है, लगता है हम सब एक्सप्रेस सिटी जा रहे हैं फिर। और आर्ट बोलता है कि मैं शॉक्ड हूँ कि मेरे माँ बाप 3 वीक के ट्रैवल की पैकिंग कर रहे हैं अभी से ही। और फिर हम देखते हैं आर्ट को जो कि किताब पढ़ रहा होता है और एलाइस कहती है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए, हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। और आर्ट बोलता है कि कल इतनी जल्दी? और एलाइस कहती है, हाँ हनी, मेरे को पता है ये बहुत जल्दी है। तुम्हारे मॉम और डैड के ओल्ड फ्रेंड्स ट्विंग सॉन्ग्स भी एक्सेस जा रहे हैं कल, तो वो लोग हमें भी साथ लेकर जा रहे हैं। तुम्हारे पापा भी उनके साथ ही है। और आर्ट के फोरहेड पर एक किस देते हुए एलाइस बोलती है कि अब मैं तुम्हें किताब पढ़ते हुए ना देख लूँ और अब सो जाओ तुम। फिर आर्ट बोलता है कि ठीक है मॉम, गुड नाइट। फिर आर्ट मन में सोच रहा होता है कि मेरे को पता है ट्विंग सॉन्ग इस एरिया में है और उन लोगों ने घर रिबिल्ड करने में भी हेल्प करी जब जब उनके पास टाइम था। जितना मैंने सुना है उस पार्टी में 2 कंजरस और 3 एग्रीमेंटर है। ये हमें किसी भी मुसीबत से बचा लेंगे। मैं आखिरकार इस छोटे शांत टाउन से मूव कर रहा हूँ। और फिर सुबह का सीन होता है और आर्ट, रे एंड एलाइस तीनों रोड पे जा रहे होते हैं। और रे एक आदमी को गले लगाकर बोलता है कि हमें इस ट्रिप पे ले जाने के लिए शुक्रिया। और आगे बोलता है कि दोस्तों, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाना चाहता हूँ। आर्थर, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हेलो, मेरा नाम आर्थर ल्यूवेन है। हमारे साथ एक्सेस आने के लिए शुक्रिया। फिर हम देखते ट्विंग सॉन्ग के एडम को। वो कहता है कि इतने मैनर्स, क्या तुम सही में रे के बेटे हो? फिर हम देखते हैं एंजेला को। वो बोलती है, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम तुम्हारी माँ के जैसे हो। और एंजेला के गले लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। क्यों दोस्तों, किस किस को एंजेला के गले लगना है, कमेंट्स में बताओ। फिर हम देखते हैं वॉकर को जो आर्ट को ऊपर उठाता है और नीचे रख देता है। फिर हम देखते हैं जैस्मिन को जो कि आर्ट से बात नहीं करती। आगे हम देखते हैं हेलन को जो बोलती है कि उसे माइंड मत करना, उसे बस तुम यूज नहीं हो। फिर ये कहता है कि जब सबने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया तो अब हम चल सकते हैं ना। और फिर हम देखते हैं कि सब बैठ जाते हैं और आर्ट अपने एक्सेस सिटी के सफ़र में चला जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। पिछले चैप्टर हमने देखा था कि आर्ट और उसकी फैमिली अपने टाउन को छोड़कर एक्सेस सिटी की तरफ ट्विंग हॉर्न के साथ निकल चुकी है। अब आगे चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि रे और ट्विंग हॉर्न के मेंबर्स कुछ वुल्फ्स का शिकार कर रहे होते हैं। और फिर रे उन वुल्फ्स को अपने कंधे पर उठाकर एलाइस की ओर आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कैंप फायर को और सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं। और हेलन आर्ट से पूछती है, क्या तुम थक गए हो आर्ट? आर्ट अपने सर को हिलाता है और फिर हेलन बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ऐसा ट्रैवल करने का। और आर्ट बोलता है, हाँ शायद। और मन में बोलता है कि इस बॉडी में। तो आगे बोलती है कि तुम्हारे पापा रास्ते भर बोलते आ रहे हैं कि तुम एक जीनियस मेज हो। क्या तुमने सही में 1 साल पहले अपना कोर अवेकन कर लिया था? फिर हम देखते हैं एडम को जो इनकी बातें सुन रहा होता है और वो बोलता है, हे रेनॉल्ड्स, मुझे सोने से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है और तुमने बताया था कि तुम अपने बेटे के साथ स्पेयरिंग करते हो, तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी होगी अगर मैं आर्ट के साथ थोड़ा खेलूं? आर्ट मन में बोलता है, खुद से स्ट्रेचिंग करो। रे बोलता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हम बस बेसिक्स से स्पेयरिंग की तरफ अभी बढ़े ही है। फिर एडम आर्ट को उठाता है और ले जाता है। आर्ट मन में बोलता है, मेरी उम्र के बच्चे बड़ी मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ पाते हैं, यहाँ किसी को अजीब नहीं लग रहा मैं लड़ने जा रहा हूँ? फिर हम देखते हैं आर्ट और एडम को आमने सामने और एडम बोलता है, बच्चे तैयार हो तुम? और आर्ट भी स्ट्रेच कर लेता है अपने आर्म्स को और एडम बोलता है, तुम्हें पता तो है ना कि अपने वेपन्स को रिइंफोर्स कैसे करें, जीनियस बच्चे? और हम देखते हैं एडम को जो कि एकदम शेर के जैसे लग रहा होता है। और आर्ट देखता है बाकी लोगों की तरफ जो कि ऑडियंस बने हुए हैं और आर्ट मन में बोलता है, रे मुझे इस रेड हेड से बचाओ, ये खून का प्यासा लग रहा है। रे चिल्लाता है, उसे हरा दो आर्ट।
फिर आर्ट बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो भी एडम से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं आर्ट के पोस्चर को, जो कि उसके पिछले लाइफ के शॉर्ट पोस्चर जैसा है। फिर हम देखते हैं आर्ट एक जंप करता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और एडम ये देख के खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि एडम डिफेंस के लिए उसके हाथ की रोड का यूज़ करता है, लेकिन आर्ट उससे बचकर अटैक कर देता है। इस चीज़ को देखकर एडम भी चौंक जाता है, लेकिन फिर आर्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो मन में बोलता है, अरे यार ये बच्चों की बॉडी। और एडम अभी और खुश होता है। लेकिन फिर आर्ट एक और अटैक करता है, जिसे एडम अपने हाथ के रोड से रोक कर आर्ट पर एक अटैक करता है, जिससे आर्ट नीचे होकर बच जाता है। फिर आर्ट एडम की ओर देखता है और अटैक कर देता है, जो एडम के कनेक्ट भी हो जाता है। फिर एडम उसे धक्का दे देता है और एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन आर्ट उसे भी डॉज कर देता है। फिर हम देखते हैं एडम एक और अटैक करने जाता है, जिसके चलते उसके रॉड की जो शुरू की साइड होती है उससे एक येलो सा कुछ लाइट सी दिखने लग जाती है। और उस समय आर्ट मन में बोलता है, उस समय मुझे न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद आया, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये एडम का अटैक आर्ट को लग जाता है और वो दूर जाकर गिरता है और बोलता है कि और वो अपोजिट रिएक्शन से बहुत दर्द हुआ मेरे को। फिर हम देखते हैं वॉकर को, जो एडम के सिर पर एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, इडियट ये ज्यादा कर दिया तूने। और एडम बोलता है, उसने मेरे को ज्यादा नहीं सिखाया, मेरा एस कौन सी हेल्थ ट्रेनिंग कराई है तुमने इस लिटिल मॉन्स्टर को? रे कहता है, मैंने उसे ये सब नहीं सिखाया। और एलाइस आर्ट को हील करते करते बोलती है कि तुम ये सब पढ़ते रहते हो आर्ट? और आर्ट बोलता है कि हाँ मैंने ये सब डैड को देखकर और कुछ किताबों को पढ़ के सीखा है। फिर एडम बोलता है कि किताबें हैं, रहने दो, मेरे को तुम उन मूवमेंट्स को सिखाने वाले हो, ठीक ना? चैप्टर में हमने देखा था कि एडम आर्ट के साथ स्पेरिंग कर रहा होता है और वो सेशन खत्म हो जाता है। अब आगे चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें आर्ट की आवाज़ सुनाई जाती है। बहुत दिन बीत चुके हैं जब से हमने ये एक्सेस सिटी का सफर शुरू किया है। इस समय मेरा बर्थडे भी निकल गया है। फिर हम देखते ट्विन हाउस के सारे पार्टी मेंबर्स को, जो कि झरने में नहा रहे होते हैं। लेकिन एक सेकंड, एंजेला कहाँ है हमारी? खैर रहने दो। फिर आर्ट बोलता है, एडम, हेलन और रे की ट्रेनिंग डिसेंट प्रोग्रेस के साथ चल रही होती है, लेकिन जैस्मिन ने ऑलरेडी कुछ टेक्निक सीख ली है। और ये देखो हमारी प्यारी एंजेला को, और ये सब एक साथ नहा रहे हैं, मेरे को भी नहाना है ऐसे ही। फिर आर्ट बोलता है, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि जैस्मिन ने मेरी इंस्ट्रक्शंस को समझ लिया फैंटी स्टेप सीखते वक्त। फिर एलाइस की आवाज़ आती है कि अब चलो आर्ट, हम निकल रहे हैं। और आर्ट बोलता है कि आ रहा हूँ मॉम। और आगे हम देखते हैं कि एडम को, जो कि आर्ट को बता रहा होता है, तुम्हें पता है आर्ट कि तुम्हारे पापा हमारे लिए कितनी ट्रबल खड़ी करते थे? और हेलन ऊपर से बोलती है, मेरे को पूरा भरोसा है कि सिर्फ रे ही ट्रबल खड़ी नहीं करता था, तुम्हें याद है कि तुमने एक बार वो। और एडम उसकी बात काटते हुए कहता है, ओ वो देखो क्या है। और आर्ट एलाइस से बोलता है, मॉम आप ठीक तो हो ना? तो गाइस ये कुछ ऐसी बात होगी जो कि एलाइस की पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। और एलाइस बोलती है, बस थोड़ी थक गई हूँ आर्ट, मैं बिल्कुल ठीक। फिर हम देखते हैं कि आर्ट किताब पढ़ रहा होता है और उसके पीछे से जैस्मिन उसे देख रही होती है। उससे आर्ट एनॉयड हो जाता है। फिर तभी एक आवाज़ आती है, बैंडेट्स लड़ने के लिए तैयार रहो। और ये सब सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं एंजेला को, जो कि एक स्पेल पढ़ रही होती है, और तभी एक हवा का झोंका आता है और बहुत सारे एरोस को उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं अपनी पूरी ट्विन हाउस अब बिल्कुल अलर्ट मोड में हो जाती है और इनके साथ रे भी होता है। और फिर पहाड़ी के ऊपर हम कुछ लोगों को देखते हैं, उन लोगों ने ट्विन हाउस को पूरी तरफ से सराउंड कर लिया होता है। और हम देखते हैं एक हरामजादे को, जो कि इन बैंडेट्स का लीडर है शायद, वो बोलता है, बहुत अच्छा लड़कों, सिर्फ औरतों और बच्चों को जिंदा छोड़ना और कोशिश करना उन पर कोई निशान ना आए, क्योंकि डैमेज गुड्स हमेशा कम दाम में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि आर्ट और ट्विन हाउस को बैंडेट्स ने घेर लिया था और सब लोग फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आगे चैप्टर के स्टार्ट में हमें आर्थर की वॉइस सुनाई देती है, मैं इतने दिनों से एक बबल में जी रहा था, मैं भूल गया था कि हर दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल कचरे के जैसे गंदे। फिर हम देखते हैं कि आर्ट भी फाइट करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन एलाइस उससे गले लगाकर बोलती है, तुम चिंता मत करो, आर्ट मैं इधर ही हूँ। और आर्ट का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर एक आर्चर एक एरो शूट करता है और वॉकर बोलता है, एक साथ रहो और रक्षा करो। फिर हम देखते हैं अर्थ वॉल को, जो कि एक शील्ड की तरह काम करता है, लेकिन एक एरो फिर भी आर्ट और एलाइस की तरफ आ जाता है। लेकिन तभी एंजेला उस एरो से इन दोनों को बचा लेती है। और फिर हमें वही हरामजादा दिखता है और फिर हेलन भी एक एरो मारती है, जिसे वो हरामजादा तोड़ देता है, लेकिन उसके साथ के लोग ये नहीं कर पाते और मारे जाते हैं। वॉकर भी अभी फाइट कर रहा होता है, उसे एक बैंडेट के ग्रुप का बंदा देख रहा होता है। तभी ऊपर से रे आता है
है उसके साथ के बंदे पर एक जोर का पंच मारता है और देखते देखते रे सारे बंदों को मार देता है जो कि उसके पास थे। और फिर हम देखते हैं कि एक बंदा रे के तलवार मारने के लिए आता है पीछे से, तभी एक एरो उसके सीने को चीरता हुआ निकल जाता है और ये एरो चलाया होता है हेलन। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैस्मिन और एडम ने भी बहुत सारे बंदों को मार दिया होता है और जैस्मिन तो अपने डुअल ड्रैगन से बंदों को बटर की तरह काट रही होती है। तभी एक बंदा जैस्मिन को बोलता है, बेबी स्ट्रगल करना बंद कर दो, मैं तुम्हें ऐसे ट्रेन करूंगा कि तुम मेरे से दूर नहीं हो पाओगी। और आर्ट सोच रहा होता है वो अभी मुसीबत में है, उसके अपोनेंट की रेंज की वजह से। क्या मैं उसकी हेल्प कर पाऊंगा एक टनल के सामने, वो भी इस शरीर में? तभी हम देखते हैं रे को जो कि उसी काट में आ गिरा होता है जिसमें आर्ट और एलाइस है और उसके मुंह से खून आ रहे होते हैं और उसकी ऐसी हालत उसी हरामजादे और इस बैंडिट ग्रुप के लीडर ने की होती है। आर्ट बोलता है, मॉम आप जल्दी से डैड को हील करो, कुछ तो प्रॉब्लम है मॉम के साथ अभी। और एलाइस बोलती है, मैं नहीं कर पा रही। और आर्ट कहता है, वो फादर को हील क्यों नहीं कर पा रही? और फिर रे कहता है, मैं ठीक हूँ हनी, मेरी इंग्लिश जानलेवा नहीं है, तुम टेंशन मत करो और अपना बेस्ट करो। फिर वो आर्ट को बोलता है, आर्ट सुनो जल्दी, जैसे ही तुम्हारी माँ मेरे को हील कर देती है वो कमीने तुम्हारी माँ के पीछे पड़ जाएंगे। मैं उनके लीडर से निपट सकता हूँ, लेकिन तभी जब मुझे ये टेंशन ना हो कि मुझे तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना है। तो अपनी माँ को साथ लो और भागो, जाओ यहाँ से आर्ट, और उसी तरफ जाना जिधर से हम आए हैं, पीछे मुड़ के मत देखना। आर्ट बोलता है, आप ये सब क्या बोल रहे हो डैड? मैं आपको पीछे नहीं छोड़ने वाला और आपको भी पता है मैं लड़ सकता हूँ, आपने तो खुद की आंखों से देखा है। फिर रे आर्ट के सिर पर एक हाथ रखता है और बोलता है, सुनो आर्ट, मेरे को पता है तुम लड़ सकते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखो और उस बच्चे का भी जो तुम्हारी माँ के पीछे है। कि रे आर्ट को बोलता है कि वो अपनी माँ का ध्यान रखे और एलाइस के पेट में जो बच्चा है उसको सुरक्षित रखे। अब आगे चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं आर्थर को जो कि ये सोच रहा होता है कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और रे बोलता है कि वो सोच रहा था कि वो ये चीज़ आर्ट को एक्सेल सिटी पहुँचने के बाद बताएगा, लेकिन अब सिचुएशन ही ऐसी आ गई तो बेचारा करे तो करे क्या। फिर आर्ट भी रे को बोलता है कि वो अपनी माँ को प्रोटेक्ट करेगा और वो ये प्रॉमिस करता है अपने फादर से। और फिर रे आर्ट को तैयार होने के लिए बोलता है और फिर बताता है कि उन लोगों के साइड 4 मेजेस है, लेकिन तभी वो हरामजादा चिल्लाता है, कुत्ते के पिल्ले, ऐसा ही चिल्लाता है कुछ, और बोलता है कि उन लोगों के साइड हीलर है, उन्हें जाने मत देना। जिससे हमें पता चलता है कि हीलर्स की डिमांड है इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा। और तभी आर्ट अपनी माँ को लेकर भागने की तैयारी कर रहा होता है और एडम बोलता है कि जल्दी, लेकिन एक बंदा इनकी ओर आता है और अटैक कर देता है, लेकिन एडम उसे रोक लेता है और आर्ट और एलाइस को टाइम देता है भागने के लिए। आर्ट और एलाइस भाग ही रहे होते हैं, तभी आर्ट सेंस करते हैं एक बंदे को जो कि उनकी तरफ एरो मारने वाला होता है और आर्ट उस एरो को अपनी लकड़ी की तलवार से रोक लेता है, वही लकड़ी की तलवार जिसे रे ने उसके 3rd बर्थडे पर गिफ्ट किया था उसको। और वो बंदा सोच रहा होता है कि ये क्या हुआ, तभी एक एरो उसके सिर से निकल चुका होता है जो कि हेलन ने मारा होता है। और आर्ट मन में सोच रहा होता है कि इनकी तरफ 4 मेजेस थे, मैंने अभी तक 3 देख लिए, इनका आखिरी मेज है तो है कहाँ। और वो हरामजादा बोलता है, उन्हें जिंदा मत छोड़ना, प्लान को भूल जाओ। और आर्ट सोचता है कि ये साला बात किससे कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि मेज को जो कि एक अटैक तैयार करके लॉन्च कर देता है आर्ट और एलाइस की ओर। फिर आर्ट के मन में आता है कि वो इस अटैक को डोज कर सकता है, लेकिन उसकी माँ इसको नहीं कर पाएगी डोज। फिर आर्ट अपनी माँ को धक्का दे देता है और वो ये अटैक खुद के ऊपर ले लेता है और आर्ट इस अटैक से क्लिफ के नीचे गिर जाता है, लेकिन उसने एक थ्रेड उस मेज के पैर में बांध दिया होता है, जिस कारण वो मेज भी आर्ट के साथ इस क्लिफ से नीचे गिर जाता है। तभी हम वॉकर को देखते हैं जिसने एक हाथ बनाया होता है लैंड से और उस क्लिफ के नीचे भेजने की कोशिश कर रहा होता है और आर्ट नीचे एक स्माइल के साथ गिर रहा होता है, आर्ट उस मेज के साथ क्लिप से नीचे गिर रहा होता है। और अब आगे तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर जो कि पहले किंग रे था उसकी पिछली लाइफ कैसी थी, और ये देखकर मेरे को लगता है कि इस बंदे की पिछली लाइफ अच्छी नहीं थी। माना ये किंग था, लेकिन उसके बावजूद इसके दोस्त नहीं थे, शायद से वो पिछली जिंदगी में सिर्फ लड़ाई झगड़े ही किए हैं। और आर्ट ये याद करके बोलता है, मेरे को अपनी ये जिंदगी पसंद है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आर्थर की आंख खुल रही होती है और उस मेज की आंख नहीं खुलती और वो मर चुका होता है और आर्थर उसके पास में पड़ा रहता है। जैसे आर्थर सरप्राइज होता है खुद को जिंदा देखकर, वैसे ही मैं भी हो रहा हूँ कि साला ये इतने ऊपर से गिरा, बचा कैसे ये। फिर हम देखते हैं कि आर्थर बिना खाना पानी के पता नहीं कितने दिनों से पड़ा था और फिर वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है। उसके पास एक बैग होती है, उसके अंदर थोड़ा सा खाना पानी होता है, तो आर्थर उस खाने पानी की मतलब जाता है वहाँ पर, उस खाने को खाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता क्योंकि उसके शरीर में जान नहीं होती। फिर वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है और अपने माना के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है और वो उठ खड़ा होता है।
लेकिन उसकी हालत अभी बहुत ख़राब है और वो अभी तक हैरान है कि वो बचा तो बचा कैसे, और सेम चीज़ मेरे को जाननी है। फिर वो आगे की ओर बढ़ता है और एक जंगल में जा रहा होता है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है कि तुम जाग गए। एंड में हमने एक मिस्टीरियस बीन की आवाज़ सुनी थी जिसे सुन के आर्थर शॉक हो गया था। अब आगे तो ये चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं आर्ट एकदम चौक प्लस डर गया है ये मिस्टीरियस बीन की आवाज़ सुनकर। उसे लगता है कि वो जो मेज की बॉडी पड़ी हुई है वो बोल रही है। आर्ट उस बॉडी को चेक भी करता है, लेकिन फिर मिस्टीरियस बीन की आवाज़ आती है, अगर तुम उस बॉडी की टेंशन ले रहे हो तो मत लो, वो नहीं उठने वाली। आर्ट उस वॉइस से सवाल पूछने लगता है कि तुम कौन हो, क्या तुमने मेरे को बचाया। एंड वो मिस्टीरियस आवाज़ बोलती है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें बचाया है, और मैं कौन हूँ उसका आंसर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम ड्वेलिंग में आओगे। और ये भी बता देता है कि बस एक वही है जो आर्ट को उसके घर पहुंचा सकता है। और ये सुनकर अचानक से आर्ट को उसकी फैमिली की याद आती है और थोड़ा पैनिक करता है, और फिर हमें पता चलता है कि ये वॉइस एक लेडी की है। वो लेडी आर्थर को अपना हाइड आउट बताती है एंड सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि आर्ट की बॉडी अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुई है एंड वो जंगल के रास्ते उस मिस्टीरियस लेडी के हाइड आउट जा रहा होता है। फिर उसे पानी दिखता है और वो कूदता है नहाने के लिए, लेकिन उस लेडी ने आर्ट को बिना कपड़ों के देख लिया होता है और बोलते हैं कि कुछ ज़्यादा देखने को था नहीं। ऐसा समझ रहे हो ना किस चीज़ की बात चल रही है यहाँ पर। खैर, फिर अपना दिल तुड़वाने के बाद पानी पीता है और कुछ खाना खाता है। फिर से उस मिस्टीरियस लेडी के हाइड आउट की तरफ चलने लगता है और रास्ते में उसे यही ख्याल आ रहे होते हैं कि क्या उसकी फैमिली सेफ होगी या फिर उनके साथ कुछ हो गया होगा वगैरह वगैरह। चलते चलते वो उस मिस्टीरियस लेडी के हाइड आउट पहुँच जाता है और फिर वो एक रॉक को मिस्टीरियस लेडी समझकर उसे ग्रीटिंग करने लगता है। और फिर उस लेडी की आवाज़ आती है कि मैं रॉक नहीं हूँ, इस केव के अंदर हूँ, तुम्हें इसके अंदर आना है। और आर्ट अपनी फैमिली को याद करके उस केव के एंट्रेंस पे आ जाता है। और हमने देखा था कि आर्ट उस केव के एंट्रेंस पे होता है। अब आगे चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर उस केव में जा रहा होता है। खैर, इसे जाना तो नहीं कह सकते। तो आर्ट उस केव में नीचे गिर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरे को वार्निंग तो मिलनी चाहिए थी कि मैं 2 स्टोरी नीचे गिरने वाला हूँ। और फिर आर्ट उठता है और अपने आप को संभालता है और जैसे ही आगे देखता है डर जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो क्यों डरा है, क्योंकि उसके सामने वही लेडी होती है। और ये लेडी कहाँ से लग रही है, ऐसा लग रहा है कि शैतान साक्षात आर्ट के सामने खड़ा हो और कह रहा है कि मैं शैतान नहीं फरिश्ता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो सो कॉल्ड लेडी आर्ट की तरफ आ रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर एक चोट का निशान है और वो आर्ट को ग्रीट करती है और बोलती है कि यहाँ बहुत से प्लांट्स हैं जो तुम्हारी रिकवरी में मदद करेंगे। और आर्थर एक फ्रूट लेने जा रहा होता है और उसे अभी भी अपनी फैमिली की याद आ रही होती है। और तभी वो लेडी पीछे से आती है जिससे आर्ट डर जाता है, लेकिन वो बोलती है कि ये कड़वा है। और फिर वो दोनों एक साथ खाते हैं। फिर हमें इस एंटिटी का नाम पता चलता है जो कि है सिल्विया। और फिर आर्ट ने सिल्विया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, में से एक था कि वो है कहाँ आखिरकार। फिर हमें पता चलता है आर्ट अभी एक जगह पर है जो कि बीस्ट ग्लैड्स और फॉरेस्ट ऑफ एल्सराइल के बीच में है। और फिर सिल्विया बोलती है कि इस प्लेस के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता और आर्ट पहला आदमी है जो इस प्लेस पे आया है और यहाँ तक मेरे पास पहुँचा है। फिर वो आगे बोलती है कि उसके पास कोई और नहीं है जिसके पास वो रह सके। और फिर हमें ये पता चलता है कि ये चोट कैसे लगी। उसके बहुत से दुश्मन है जो अभी भी उसकी तलाश में है और ये चोट उसकी पिछली बैटल की है। और फिर वो उठ खड़ी होती है और कहती है कि अब उसे जाना होगा, एक अच्छी कंडीशन में रहना होगा कल एक डायमेंशनल रिफ्ट के लिए। और फिर वो आर्ट को बता देती है कि उसके फादर और मदर सेफ है, लेकिन कहाँ है उसे नहीं पता। और ये सुनकर आर्ट बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सिल्विया ने आर्ट को बहुत सारी चीज़ें बताई थी और ये भी बताया था कि आर्ट के घर वाले सेफ है। तो अब आगे चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि अब आर्ट और सिल्विया एक साथ कुछ वीक्स से है, जहाँ इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आ रही है। और सिल्विया वो पोर्टल भी बना रही है जिससे वो आर्ट को ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर भेज सके। और सिल्विया आर्ट को ट्रेनिंग भी देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आर्ट मेडिटेट कर रहा होता है और अपने माना को इकट्ठा कर रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि किताब को उसकी कवर से मत जज करो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सिल्विया है और बोलता है कि इसके अपीयरेंस से कोई कैसे बता कर सकता है कि ये कितनी काइंड और जेंटल है। आर्ट बिल्कुल सही बात बोल रहा होता है क्योंकि इसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा भयानक है और एकदम विलन वाली फील दे रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और काइंड हार्टेड है। और ये सब सोचते हुए उसको अपनी फैमिली की याद आ जाती है और वो उन बैंडिट्स को याद कर कर बोलता है कि मैं उनसे रिवेंज लूँगा। और तभी सिल्विया आर्ट के सिर पर अपनी उंगली से मार देती है और आर्ट को बोलती है कि तुम उन्हें मारना चाहते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने दिल में ऐसी हेट्रेड पैदा मत करो, वो बाद में तुम्हें ही नुकसान पहुँचाएंगे। तो हेट्रेड की जगह अपनी ज़िंदगी को प्राउडली जियो। और यहीं एक हीरो विलन बनता है अगर उसके पास एक गार्डियन ना हो, और इस केस में आर्ट के पास सिल्विया थी। ये सब समझाकर सिल्विया बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा तो नहीं लगी। पता चलता है कि ये कितनी अच्छी है। ये दोनों खाते
हैं और हम देखते हैं कि सिल्विया के वुंड्स और ज़्यादा बढ़ गए हैं। फिर वो कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी अवेकन कर लिया अपने माना कोर को, तो शायद तुम वो सीख सकते हो। यहाँ पर शायद से अब आर्ट का पावर अप होगा और आर्ट पूछता है कि क्या सीखना है, और वो बोलती है कि चलते और लड़ते वक्त माना ऑब्जर्व करना। और आर्ट पूछता है कि ये मुमकिन है। सिल्विया बोलती है कि माना बीस्ट नेचुरली कर सकते हैं लेकिन इंसान नहीं कर पाते क्योंकि उनका माना कोर लेट अवेकन होता है, लेकिन तुम्हारे केस में ये बात नहीं है। और फिर आर्ट भी कहता है कि मैं करूंगा। ये देखते कि आर्ट इसे ट्राई करता है, फिर इसकी प्रैक्टिस चालू कर देता है और बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद वो ये माना एब्जॉर्ब करना सीख जाता है। और जैसे ही वो सीखता है वो सिल्विया को बताता है, लेकिन सिल्विया जमीन पर गिरी होती है और उसके वुंड से बहुत सा खून आ रहा होता है और ये देखकर आर्ट डर जाता है। एनिसे के साथ ही चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि सिल्विया जमीन पर गिरी रहती है और उसके वुंड से बहुत खून आ रहा होता है। अब आगे चैप्टर के स्टार्ट में हमें आर्ट को दिखाया जाता है जो कि सिल्विया की तरफ भाग कर जा रहा होता है और वो उसके पास पहुंचकर उसको बोलता है कि तुम्हारे वुंड्स और ख़राब होते जा रहे हैं। फिर वो सोचता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो उस पोर्टल को देखता है जो कि सिल्विया बना रही है आर्ट को उसके घर पहुंचाने के लिए। फिर आर्ट को बहुत बुरा फील होता है कि सिल्विया की ऐसी हालत का कारण वो है, लेकिन सिल्विया कहती है कि सब ठीक है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि आर्ट जो कि रोते हुए कहता है कि सब ठीक कैसे है जब तुम मेरे लिए मर रही हो। और सीन शिफ्ट होता है। इससे हमें पता चलता है कि सिल्विया कितनी अच्छी है, उसे आर्ट की कितनी फिक्र है। फिर हम देखते हैं कि आर्ट बहुत रोता है सिल्विया के लिए, लेकिन फिर वो कहती है कि सिल्विया ये ना मेरी इस बॉडी को सूट नहीं करता ना। और ये कहते ही वो अपना फॉर्म शिफ्ट करने लगती है। और फाइनली हमें ये पता चलता है कि रियल में सिल्विया कौन है। वो एक ड्रैगन होती है और वो कहती है कि अब ये फॉर्म शायद से मेरे नाम से मैच कर रहा होगा। और वो आगे कहती है कि अब मुझे ये पोर्टल का काम जल्दी से करना होगा, वो लोग आ रहे होंगे। तो शायद से इसने ये फॉर्म इसलिए छुपा रखा था कि जो भी इसे ट्रैक कर रहा है वो इसे ट्रैक ना कर सके। फिर हम देखते हैं कि वो जल्दी जल्दी पोर्टल को पूरा करने लगती है और वो जल्दी से एक एग सा कुछ आर्ट को देती है और उसके पंखों में से एक पंख देती है और बोलती है कि इससे इसकी प्रेजेंस छुपा लो। और वो फिर कुछ करती है जिससे आर्ट के हैंड पर कुछ साइन आ जाते हैं। फिर वो कहती है कि अब समय के साथ सब राज खुल जाएंगे। फिर ऊपर से कुछ पत्थर गिरते हैं जिससे सिल्विया आर्ट को बचा लेती है। फिर एक दूसरा एंटिटी आता है और बोलता है कि लेडी सिल्विया वो हमें दे दो। और वो ये भी कहता है कि शायद से वो तुम्हें हील कर दे। और आर्ट सोचता है कि ये बंदा सिल्विया के प्रीवियस अपीयरेंस जैसा है। फिर सिल्विया आर्ट को कहती है कि मुझे माफ़ करना आर्ट, और बोलती है कि मेरी एक सेल्फिश रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरे को ग्रैंडमा बोल सकते हो सिर्फ एक बार के लिए। और आर्ट कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, अभी भी हम जा सकते हैं। और सिल्विया उस पोर्टल में आर्ट को धक्का दे देती है और बोलती है कि अब बहुत देर हो गई है। और आर्ट चिल्लाता है नहीं सिल्विया, नहीं ग्रैंडमा। और सिल्विया कहती है मेरे बच्चे मेरे को माफ़ करना। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। आर्ट को उस पोर्टल में धक्का दे देती है। और अब आगे तो चैप्टर स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि आर्ट एक जंगल में गिरा है उस पोर्टल से और वो बहुत उदास और गुस्सा भी है और सोच रहा होता है कि वो चली गई और शायद से मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगा। और फिर हमें पता चलता है कि आर्ट सिल्विया के साथ 4 महीनों से था और आर्ट को बहुत सारे मोमेंट्स याद आ रहे होते हैं सिल्विया के साथ के। और बोलता है कि इन 4 महीनों में सिल्विया ने मेरे को अपने बच्चे की तरह रखा है और बहुत सारी चीज़ें सिखाई। और ये कहते कहते वो ज़मीन पर अपना हाथ मार रहा होता है, तभी एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ सिल्विया की होती है। लेकिन ये प्री रिकॉर्डेड आवाज़ होती है क्योंकि इसमें सिल्विया बोलती है कि अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैंने तुम्हें बता दिया होगा कि मैं असली में क्या हूँ। और आगे बताती है कि तुम अभी सच सुन नहीं पाओगे, अभी तुम 4 साल के हो और तुम्हारा माना कोड डार्क रेड स्टेज पे है, लेकिन एक पार्टिंग गिफ्ट के रूप में मैंने अपनी विल तुम्हारे अंदर डाल दी है जिसका अगर तुमने अच्छे से उपयोग किया तो तुम बहुत आगे जाओगे। फिर आर्ट सोचता है कि तुमसे ये गिफ्ट किसने मांगा था। और सिल्विया आगे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम अभी दुखी और गुस्सा होंगे, लेकिन याद रखना कि तुम्हारी एक फैमिली है और तुम्हें आगे जाकर एक ऐसा इंसान बनना है जिस पे तुम्हारे पेरेंट्स और मैं प्राउड कर सके। और आगे बोलती है कि जब तुम्हारा माना कोर वाइट स्टेज पे पहुंच जाएगा तब तुम्हें मेरी आवाज़ फिर से सुनाई देगी, तब मैं बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय किंग ग्रे। और जैसे आर्ट ये सुनता है वो हैरान हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें आर्ट दिखता है जो कि सोच रहा होता है कि सिल्विया को कैसे पता मेरे पास्ट के बारे में और उसे ये चीज़ कब से पता थी। फिर वो आगे सोचता है कि अगर मैं सिर्फ रिवेंज के लिए जीऊँ तो मेरी ये लाइफ प्रीवियस लाइफ से डिफरेंट नहीं होगी, तो अभी के लिए मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं हूँ कहाँ आखिरकार। हम देखते हैं आर्ट अपनी न्यू स्किल से बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो एल्सराइल के जंगलों में है और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर किसी बंदर की तरह ट्रैवल कर रहा होता है और उसे तभी आवाज़ सुनाई देती है और वो खुश हो जाता है कि उसे इंसान मिल गए। लेकिन फिर जब वो उनके पास जा रहा होता है तो हमें एक और आवाज़ आती है और आर्ट उन लोगों को एक पेड़ के पीछे से देख रहा होता है और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हम कुछ दिन में इस जंगल से निकल जाएंगे और एल्फ गर्ल्स बहुत महंगे में बिकती है। और ये सब सुन के आर्ट का माथा खराब हो जाता है और वो बहुत गुस्सा हो गया है इन स्लेव ट्रेडर्स को देख के बहुत गुस्सा हो गया था। अब आगे
तो चैप्टर के स्टार्ट में वही स्लेव ट्रेडर दिखते हैं और आर्ट उनका पीछा कर रहा होता है। देन सीन शिफ्ट होता है और आर्ट पेड़ों पर कूदता कूदता सोच रहा है कि मेरे को घर जाना है, लेकिन पहले मेरे को इन स्लेव ट्रेडर्स से निपटना पड़ेगा। लेकिन उसको ये भी पता है कि वो हेड ऑन इन लोगों से नहीं जीत सकता, इसलिए वो उनको फॉलो करता है और अपने माना को गैदर करता है। देन आर्ट बोलता है कि टाइम आ गया है और एक नट को एक पेड़ पर फेंकता है और उन ट्रेडर्स में से एक ये चेक करने आता है। और फिर हम आर्ट को देखते हैं जिसने अपने हाथ पर माना से एक डैगर जैसा बनाया है, जो कि उसके प्रीवियस लाइफ की एक टेक्निक है। और वो स्लेव ट्रेडर वहाँ चेक करने आया होता है और हम देखते हैं कि आर्ट को, जो कि बिजली की स्पीड से आता है, और उस बंदे को मार देता है। और इसी के साथ 4 में से एक बंदा डाउन हो चुका है और आर्ट उसके वेपन को भी ले लेता है। फिर हम देखते हैं दूसरे बंदे को, जो कि पहले बंदे को चेक करने जाता है और सोचता है कि उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। और तभी आर्ट उसके पीछे से किसी भूत की तरह आता है और उसे भी ख़त्म कर देता है और सोचता है कि इस बॉडी में ये सब करना बहुत मुश्किल है। और इसी के साथ 2 बंदे डाउन हो चुके हैं। तभी बाकी के 2 बंदे नॉइज़ सुनकर चेक करने आते हैं और उनमें से एक को आर्ट की प्रेजेंस सेंस हो जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता और आर्ट उसके पैरों को काट देता है। फिर वो बंदा अपने साथी को बोलता है कि संभल कर, ये एक मेज है। और वो बंदा खुश होकर बोलता है कि तब हमें इस सोने के अंडे को नहीं मारना है। और तभी वो आर्ट के पीछे से अटैक करता है, लेकिन आर्ट उसके अटैक से बच जाता है और उसके मुंह पर एक पत्थर मारता है, जिससे ये बंदा गुस्सा हो जाता है। तभी आर्ट एक नाइफ उसकी ओर फेंकता है, लेकिन वो बंदा उस नाइफ को पकड़ लेता है और फिर एक जोर का किक आर्ट के ऊपर मारता है और आर्ट को उसके पैरों से उठा लेता है। और तभी आर्ट अपने फायर मैजिक से एक एक्सप्लोड करता है, उससे उस बंदे की पकड़ से छूट जाता है और उस बंदे का हाथ भी जल जाता है। और वो बंदा ये सोच ही रहा होता है, तभी आर्ट उसके गर्दन में से एक नाइफ को आर पार कर देता है। फिर वो उस बंदे के पास जाता है जिसके उसने पहले पैर काटे थे और वो बंदा आर्ट से उसकी जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन आर्ट बोलता है कि वो एल्फ लड़की भी ऐसा ही कर रही होगी तुम्हारे पास। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आर्ट को उस एल्फ लड़की के पास जाते हुए देखते हैं। आर्ट बोलता है घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर जा सकती हो। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आर्ट उस एल्फ लड़की को बचा लेता है। अब आगे चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि आर्ट ने उस लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी है और कह रहा है कि ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। और कुछ दूर आने के बाद वो पट्टी खोल देता है और वो लड़की आर्ट को थैंक यू कहती है, लेकिन फिर आर्ट कहता है कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। और वो लड़की आर्ट को पकड़ कर कहती है कि इस जंगल में तुम मेरी जैसी क्यूट लड़की को कैसे छोड़ सकते हो। फिर आर्ट कहता है कि उसे उसके घर जाना है, वो गंदे लोग उसके पीछे नहीं आएंगे और यहाँ इस जंगल में एल्फ सुरक्षित होते हैं। लेकिन वो लड़की आर्ट की एक नहीं सुनती और आर्ट परेशान होकर बोलता है कि तुम्हें पता है कि कितने दिन लगेंगे तुम्हारे घर जाने में। और वो लड़की आर्ट को बोलती है कि उसे नहीं पता। फिर आर्ट बोलता है कि इधर ही रुको, मैं कुछ सप्लाईज ला रहा हूँ और ये ट्रिप शायद से उतनी लंबी ना हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और आर्ट उन स्लेव ट्रेडर्स के पास जाकर कुछ सप्लाईज लेता है और सोचता है कि शायद से एल्फ मेरी मदद कर दे ह्यूमन किंगडम जाने में। फिर आर्ट उस लड़की को कुछ कपड़े देता है। देन सीन शिफ्ट होता है और आर्ट उस लड़की से उसका नाम पूछता है और वो लड़की उसका नाम टीसिया एरेलिथ बताती है और आर्ट से उसका नाम पूछती है और ये भी पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। आर्ट अपना नाम बताता है, आर्थन लेविन, और कहता है कि वो अपनी फैमिली से सेपरेट हो गया है। फिर टीसिया कहती है कि क्या ये सच है कि पूरे मेल ह्यूमन ठरकी होते हैं और एक से ज़्यादा वाइफ रखते हैं। आर्ट कहता है कि क्या ये किसने बताया तुमको, और टीसिया कहती है कि उसके ग्रैंडपा ने बताया। और फिर इनकी बहुत सी बातें होती है जिसमें टीसिया कहती है कि जब वो एक बार अवेकन हो जाएगी तब उसको एक मेंटर मिलेगा। और आर्ट कहता है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा गलत है एलेनोर में। और फिर वो उन स्लेव ट्रेडर्स के बारे में पूछती है और आर्ट कहता है कि वो अब नहीं आएंगे और फिर टीसिया को सुला देता है और अकेले सोचता है कि मेरे को उस विल के बारे में भी सोचना पड़ेगा जो सिल्विया ने दी है। फिर टीसिया कहती है आर्ट से कि तुम भी आ जाओ सोने, और ये इसलिए नहीं कि मेरे को डर लग रहा है, इसलिए क्योंकि बीस्ट ने तुम्हें देख लिया तो वो अटैक कर देंगे। और आर्ट भी चला जाता है सोने। इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया जाता है कि अब आर्ट और टीसिया बहुत दिनों से साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और आर्ट बोलता है कि अब टीसिया भी ठीक हो गई है और अब उसे कोई फियर नहीं है और वो उस किडनैपिंग वाले ट्रॉमा से भी बाहर निकल चुकी है पूरी तरह से। लेकिन फिर हमें बताया जाता है कि आर्ट का माना कोर में कुछ तो गड़बड़ी है और उसे अचानक से पेन होने लगता है। फिर वो इन सबको अपने पास ही रख कर टीसिया के साथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब ये उसको जो पेन हो रहा है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगता है और वो ये चीज़ टीसिया को बताकर डराना नहीं चाहता। और फिर आर्ट कहता है कि हमने बहुत ट्रैवल की, लेकिन टीसिया की बॉडी की वजह से ये बहुत स्लो था। फिर टीसिया कहती है कि क्या वो आर्थर को आर्ट कह सकती है जैसा उसकी फैमिली उसको बुलाती है, और आर्ट कहता है कि उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन इनकी और बातें होती है और टीसिया को आर्ट चिढ़ाता है। फिर आर्ट कहता है कि मेंटल एज गैप होने के बावजूद वो और टीसिया करीब आ रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ आ चुके हैं जहाँ उन लोगों को आना था। सो वो लोग अब टीसिया के घर पहुँच चुके हैं, किंगडम ऑफ एलेनोर।
चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि आर्ट और टीसिया दोनों एक टेलीपोर्टेशन गेट की हेल्प से टीसिया के घर आ जाते हैं और उस जगह को देखकर आर्ट का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि वो बहुत सुंदर जगह है। फिर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं उधर और वेलकम करते हैं रॉयल प्रिंसेस का। यस, टीसिया एक प्रिंसेस है और ये देखकर आर्ट और शॉक में हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक गार्ड को टीसिया को कहते हुए देखते हैं कि किंग और क्वीन जल्दी ही आने वाले हैं। और तभी टीसिया के मदर और फादर आ जाते हैं और उनके साथ टीसिया के ग्रैंडपा भी होते हैं जो कि फॉर्मर किंग है और ह्यूमंस के खिलाफ इनने पिछली लड़ाई लीड की थी। और वो टीसिया को देखकर बहुत खुश होते हैं और आर्ट टीसिया को एक धक्का देता है और वो अपनी फैमिली से मिल जाती है। और आर्ट सोच रहा होता है कि क्या उसके मॉम और डैड भी ऐसा ही डेट करेंगे जब वो वापस जाएगा। फिर टीसिया के फादर आर्ट को थैंक यू बोलते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर चलो और थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर हमें बताना क्या हुआ। और ये देखकर आर्ट सोचता है कि इनकी वॉइस जेंटल है और इनके आईब्रोज से लग रहा है कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर कर रहे हैं। और आर्ट उनकी बात मानता है और तभी टीसिया आर्ट का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और ये सब देख कर सब हैरान हो जाते हैं। और फिर आर्ट टीसिया के साथ उनके कैसल में आ जाता है और क्वीन कहती है कि ये बच्चा हमारा गेस्ट है, इसका अच्छे से ध्यान रखना और गेस्ट रूम में ले जाओ। लेकिन आर्ट कहता है कि मैं पहले सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और सारे लोग बैठ जाते हैं और आर्ट एक जेंटल वे में अपनी स्टोरी सुनाता है। और जब उसकी स्टोरी उस पार्ट पे आती है जहाँ वो उनकी बेटी से मिला था तो किंग गुस्सा हो जाते हैं। क्या स्लेव ट्रेडर्स? मेरे को पता था ये इंसानों का काम है। आर्ट कहता है कि स्लेव ट्रेडर्स एक प्रोफेशन है, ना कि एक रेस का नाम। और एल्डर विरोन कहते हैं कि तुमने फिर उनसे भीख मांगी हमारी ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए। लेकिन आर्ट कहता है कि मैं एक बच्चा जरूर हूँ लेकिन मैं एक मेज भी हूँ। मैंने उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया और आपकी ग्रैंड डॉटर को बचा लिया। लेकिन एक गार्ड आर्ट की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि तुम रॉयल फैमिली के सामने झूठ कैसे बोल रहे हो। लेकिन विरोन उसे रोक देता है। फिर आर्ट बोलता है कि आपको मेरी बात सच लगे या झूठ लगे, प्रिंसेस टीसिया आपके पास सेफली आ गई है तो आप भी मेरे को मेरे घर पहुंचा दे। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आर्ट बोलता है कि उसने टीसिया को बचा लिया है, अब उसे भी उसके घर भेज दिया जाए। अब आगे चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि टीसिया हैरान होकर बोलती है कि आर्ट तुम इतनी जल्दी जाने वाले हो। और फिर आर्ट बोलता है कि हिस्ट्री को जानते हुए मेरे को नहीं लगता कि एक ह्यूमन को यहाँ इतनी देर तक रहना चाहिए और मेरी प्रायोरिटी ये है कि मेरी फैमिली सेफ हो और मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी सेफ हूँ। फिर किंग बोलता है कि हिस्ट्री को देखते हुए फिर भी तुमने हमारी डॉटर को बचाया है और उसे यहाँ तक छोड़ने आए हो, तुम्हें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लेकिन टेलीपोर्टेशन पोर्टल जो कि स्पेन में खुलता है उसका यूज़ सिर्फ एक बार कर सकते हैं 7 साल में सबमिट के समय, जो कि 3 रेसेस के बीच में होता है। उसको अभी भी 5 साल है। लेकिन हम कुछ कार्ड्स भेज सकते हैं तुम्हारे साथ तुम्हें घर छोड़ने के लिए, लेकिन हम में से बहुत अभी भी ह्यूमंस को पसंद नहीं करते, तो आज यहीं रहो, कल तक हम तुम्हारे जाने की तैयारी कर लेंगे। और आर्ट किंग को थैंक यू बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आर्ट को एक कमरा दे दिया जाता है, वहाँ वो नहाता है जिस समय उसका चेस्ट पेन करने लगता है। फिर वो बैठकर सोच रहा होता है कि आखिर वो इस सिल्विया के एग के साथ क्या करे। तभी वहाँ टीसिया आ जाती है और बोलती है कि पहले तो तुमने इतनी कोल्डली वहाँ सबसे बात की और कल तुम जा भी रहे हो। और आर्ट कहता है कि वो कोल्डली नहीं बात कर रहा था। ये भी पूछते हैं कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि वो एक प्रिंसेस है। और टीसिया कहती है कि आर्ट उसका पहला फ्रेंड है। आर्ट कहता है कि वो उसे अपना कासल दिखाए। फिर टीसिया उसे अपना कासल दिखाने लगती है और उसे बहुत सी चीज़ें बताने लगती है। देन सडनली उन पर अटैक होता है एक नाइफ से और आर्ट उस नाइफ को पकड़ लेता है और उसी बंदे पर फेंक देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये नाइफ एल्डर विरोन ने फेंकी थी और आर्ट कहता है कि उसने अभी अपनी ग्रैंड डॉटर को मारने की कोशिश की लेकिन वो नाइफ फेक होती है। और एल्डर विरोन बस आर्ट को टेस्ट कर रहा था और देख रहा था कि आर्ट ने कैसे उन स्लेव ट्रेडर्स को मारा। और फिर वो कहता है कि वो बहुत समय तक इतने इंटरेस्टिंग आदमी से नहीं मिला और एक वुडन स्वॉर्ड आर्ट को देता है और कहता है देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि आर्ट ने स्वॉर्ड ले ली है और वो एंड एल्डर विरोन साथ में स्पेयरिंग कर रहे हैं। और आर्ट सोचता है कि कितनी भी मूवमेंट्स को मैं कम कर लूँ अपने माना से, लेकिन मैं इनके साथ कीप अप नहीं कर पा रहा हूँ। देन एल्डर विरोन आर्ट को हरा देते हैं, लेकिन उन पर भी एक अटैक आर्ट ने कर दिया होता है। और फिर वो कहते हैं कि चलो एक और राउंड करते हैं, लेकिन टीसिया उन्हें रोककर बोलती है कि अब आर्ट को और बुली मत करो और आप इस पर इजी भी जा सकते थे। लेकिन एल्डर विरोन कहते हैं कि अगर मैं इस पर इजी जाता तो मैं होता जो यहाँ बुली हो रहा होता। और फिर वो एक सीरियस लुक देकर बोलते हैं कि मेरे डिसिप्लिन बन जाओ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आर्ट ये बात सुनकर बहुत हैरान हो चुका है और कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, पहली बात तो मैं एक ह्यूमन हूँ और क्या यहाँ ह्यूमंस का रहना अलाउड भी है। और एल्डर विरोन कहते हैं कि कोई तुम्हें यहाँ से भगाने की हिम्मत नहीं करेगा अगर मैंने परमिशन दे दी तो। एंड आगे कहते हैं कि तुम बहुत से बच्चों और बहुत से बड़ों से भी अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखा सकता हूँ जो बड़े बड़े मेजेस को भी नहीं आता। देन आर्ट कहता है कि फिर भी नहीं, क्योंकि मेरे को मेरे मॉम और डैड के बारे में नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं और उन्हें भी नहीं पता होगा कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। फिर एल्डर विरोन आर्ट से कहता है कि अगर एक वे हो जिससे तुम अपने मॉम डैड से कम्युनिकेट कर सको, क्या
ये काफ़ी नहीं होगा तुम्हारे लिए। फिर वो आर्ट को उसके पेन के बारे में भी बताते हैं और जो कि उसके माना कोर्स से हो रहा होता है। आर्ट सोचता है कि एक स्पेलिंग सेशन से ही नहीं इतना कुछ कैसे पता चल गया। फिर एल्डर विनोन उसे 20 विल के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ए रैंक वाले और उनसे ऊपर वाले 20 अपना विल किसी को भी दे सकते हैं और कहते हैं कि ये विल जितना तुम्हारे लिए अच्छा कर सकता है अभी उतना ही खराब कर रहा है। और आर्ट कहते हैं कि क्या आपके पास भी 20 विल है, और वो कहते हैं कि हाँ वो एक 20 टेमर है और उसे ये भी कहते हैं कि अगर उसने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये विल उसे अंदर से डिस्ट्रॉय कर देगी और वो मर जाएगा। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आर्ट एक रूम में सो रहा होता है और उसके कोर में अभी भी दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ टीसी आ जाती है और आर्ट को उठा देती है और आर्ट सपने में एक शैडो मॉन्स्टर देख रहा होता है। तो वो टीसिया को कह देता है कि अभी शैडो मॉन्स्टर 5 मिनट और सोने दो मेरे को। और ये सुनकर टीसिया गुस्सा हो जाती है और फिर इन दोनों की बातें चलती है और टीसिया आर्ट से पूछ रही होती है कि वो यहाँ रहेगा ना। और आर्ट कहता है कि वो तो ये जो ट्रिप पे जा रहे हैं एल्डर विडोन के साथ उसके बाद ही पता चलेगा। और फिर इनकी थोड़ी और बातें होती है और सीन शिफ्ट होता है और हम फिर देखते हैं किंग और क्वीन एल्डर विडोन से कह रहे होते हैं फादर माना इस लड़के ने टीसिया को बचाया है लेकिन ये यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन विडोन भी कह देते हैं कि मेरे को ये लड़का पसंद है और तुम्हारी बेटी भी इसके साथ है और अब से ये मेरी गाइडेंस में है और ये चीज तुम किंगडम में भी बता देना। और आर्ट टीसिया एल्डर विडोन वहां से एक कार्ट में बैठकर चले जाते हैं और फिर आर्ट और एल्डर विडोन की कुछ बातें होती है जहां वो बताते हैं कि टीसिया के कोई फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि वो एक प्रिंसेस है, लोग उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रह पाते। लेकिन टीसिया आर्ट के साथ अच्छे से रहती है और खुश रहती है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये कोई मिस्टीरियस फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं और फिर ये लोग उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं और आर्ट सोच रहा होता है कि ये मिस्टीरियस फ्रेंड कौन है जिसे खुद फॉर्मर किंग मिलने आए हैं। अभी हम देखते हैं एल्डर विडोन दरवाजे पर लात मारते हुए कहते हैं कि ओए बुद्धि औरत हम यहाँ आ गए हैं। और फिर उस गेट से एक लेडी आती है जिसका नाम रीनिया होता है। फिर वो लोग उस घर में चले जाते हैं और आर्ट सोच रहा होता है कि एल्डर रीने भी उसकी माँ की तरह डेविएंट है लेकिन ये उसकी हेल्प कैसे करने वाली है। और उनसे पूछता है कि ग्रैम्स ने कहा था कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। और एल्डर रीने खुद के बारे में बताती है कि वो एक डिवाइनर है और बहुत कम ही लोग हैं जो कि उसके पावर से छुप सकते हैं। और वो आर्ट को देखकर बताती है कि वो उसका पास्ट और फ्यूचर भी देख सकती है लेकिन तुम लोग यहाँ इसलिए नहीं आए। और फिर वो अपने मैजिक को फोकस कर कर आर्ट के सर पर रख देती है और बोलती है कि अपने पेरेंट्स को याद करे और उसके सामने पानी रख देती है। और फिर आर्ट अपने मॉम और डैड को याद करता है और बोलता है कि बस आप लोग जिंदा रहना। और फिर वो जैसे ही आंखें खोलता है तो गाइस इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें अलायस और रे दिखते हैं जो कि बिल्कुल सही हालत में नहीं है और अलायस भी प्रेग्नेंट होती है। फिर अचानक से उनको आर्ट की आवाज़ आती है और वो लोग एकदम इमोशनल हो जाते हैं और फिर आर्ट उनको अपनी सारी कहानी सुनाता है कि कैसे वो टीसिया से मिला और कैसे वो एलिनोर में है। और कहता है कि टाइम उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है लेकिन टाइम खुद आर्ट के लिए भी सही नहीं है। और ये सब सुनकर और जानकर कि उनका बेटा सेफ है अलायस और रे रो पड़ते हैं। और फिर आर्ट उनको एल्डर रीने के बारे में बताता है कि कैसे वो उन लोगों से माइंड के जरिए बातें कर पा रहा है। देन वो फिर एल्डर विडोन को कहता है कि वो अब तैयार है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि आर्ट अब वापस आ चुका है कैसल में जहाँ किंग और क्वीन उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो उसे माफ कर दे जो उन लोगों ने पहले बोला था और उसका स्वागत करते हैं फिर एज देयर डॉटर सेवियर एंड देयर फादर्स फर्स्ट डिसिप्लिन के रूप में। और यहाँ टीसिया उसे कहती है कि क्या वो अब आर्ट को ये सिटी दिखा सकती है। देन सीन शिफ्ट होता है और आर्ट और टीसिया तैयार है सिटी घूमने के लिए और वो सिटी घूम ही रहे होते हैं। तभी उनका सामना फेरेट से हो जाता है जो कि एक नोबल है जो कि आर्ट को बहुत बुरा भला कहता है और आर्ट सोचता है कि ये एक साइड कैरेक्टर है और मेरा मन कर रहा है इससे लड़ने का। फिर आर्ट भी फेरित का मजाक बनाता है उसका लास्ट नाम गलत बोलकर, फिर सार्कास्टिकली उससे माफी मांगकर जा रहा होता है और ये देखकर टीसिया को भी हंसी आ जाती है। देन फेरित आर्ट को एक ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। टीसिया आर्ट को बचाने के लिए फेरित से कहती है कि तुम एल्डर विडोन के स्टूडेंट से कैसे ड्यूल कर सकते हो। लेकिन रियल में टीसिया फेरित को आर्ट से बचाना चाहती है और वहाँ सब लोग ये देखने के लिए रुक जाते हैं और आर्ट सोच रहा होता है कि एक डुअल क्या इतनी बड़ी चीज है। और फिर उनका एक डुअल स्टार्ट होता है और आर्ट फेरिट को एक जोर का पंच मारता है और ये डुअल स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता है। फिर टीसिया आर्ट को वहाँ से लेकर चली जाती है। देन वो और आर्ट बहुत सी चीज़ें करते हैं और फिर टाइम आता है आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट होने का और फिर आर्ट अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है एल्डर विडोन के साथ और ये चैप्टर एंड होता है। तो गाइस इस चैप्टर के साथ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का सीजन 1 खत्म होता है। अगर आपको चाहिए कि मैं जल्दी से इसका सेकंड सीजन भी इस चैनल के ऊपर लाऊं तो इस वीडियो का लाइक एम है 20 लाइक्स का। जैसे ही इसका लाइक एम कंप्लीट होगा मैं सेकंड सीजन पर काम चालू कर दूंगा। तो मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरनेट की गली में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग स्टोरी नेशन।